क्षण सदन ने, आसन ने और सरकार ने मुझे प्रदान किए हैं, मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। अभिव्यक्ति के विवेचना में शास्त्र का वो व्यवस्थित संदर्भ भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो मूल रूप से दृष्टिगोचर होता है, उसकी व्यवस्थित चरित्र को चित्रण करने का श्रम भारत के गृह मंत्री ने और भारत के प्रधानमंत्री ने इस विधेयक के माध्यम से इस सदन में प्रस्तुत करने का सत्कर्म किया है। मैं उसका स्वागत करता हूं, मैं उसका अभिनंदन करता हूं। मनुष्य सामाजिक और समाज मानवीय बने, ये व्यवस्थित स्वरूप का वो सिद्धांत है जिसका शाश्वत आलोक भारत के संविधान की प्रस्तावना में दृष्टिगोचर होता है। किसी भी देश की प्रगति और उन्नति का पहला आयाम उस देश की स्थिति पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का कानून व्यवस्था की व्यवस्था है और शांति की व्यवस्था में शांति की परिभाषा का परीक्षण करने की गुणवत्ता क्या उस देश का नागरिक और सभ्यता रखती है या नहीं रखती। मैं बड़े आदर से यह निवेदन करना चाहता हूं, किसी दार्शनिक से यह पूछा कि शांति की परिभाषा क्या है, क्या संघर्ष का अनुपस्थित होना शांति को सुनिश्चित करता है, तो किसी दार्शनिक ने इस बात को बड़े विवेकशील होकर कहा कि नहीं, संघर्ष की अनुपस्थिति शांति की परिभाषा नहीं है। कानून की उपस्थिति और न्याय की परिभाषा में कानून का प्रत्यारोपण शांति के अनुशासित परिस्थिति को परिभाषित करता है और इस विधेयक के माध्यम से इसको सुनिश्चित करने का परिश्रम राज्य के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री ने किया है। मैं साधुवाद के पात्र हैं। आदरणीय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। यह देश उस कालखंड से भी गुजरा है जिसको हम उपनिवेशन काल कहते हैं। कामुक शक्तियों का आविष्कार जिस कालखंड में उपनिवेशन काल में हुआ, वो इस भारत की संप्रभुता और भारत की मानव संपदा को गुलामी के दंश से ग्रस्त करने के उद्देश्य से उनका आविष्कार उन उपक्रमणों के माध्यम से हुआ जो उस वक्त के न्याय की व्यवस्थित स्वरूप को उजागर करता है। आज अगर भारत की वर्तमान कानून व्यवस्था में जो आमूलचूल परिवर्तन भारत की सरकार ने किया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिसको सेतु के रूप में अपना श्रम के प्रतिरूप प्रस्तुत करने का श्रम किया, मैं आज इस विधेयक के माध्यम से इस बात का आलोक करना चाहता हूं कि जिस विधान की व्यवस्था में संविधान को सर्वोपरि माना गया है और जहां हमें स्मरण हुआ कि किसी भी देश की आंतरिक व्यवस्था के अंदर अनुशासन का होना और अनुशासन के लिए चेन ऑफ कमांड को सुनिश्चित करना और वो सुनिश्चित करके इस बात को पूर्ण रूप से लागू करना कि जिस सशस्त्र बल के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा और वहां के नागरिक को सोमपान होता है, उसको निश्चित स्वरूप में संविधान की मर्यादित आलोक का प्रतिरूप मानकर इस विधेयक को लाना हम सब के लिए अभिनंदनीय है। हम स्वागत करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय सशस्त्र बल की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह सीमाओं को सुरक्षा के लेकर आंतरिक सुरक्षा तक अनेक महत्वपूर्ण दायित्व निभाता है। आदरणीय, ऐसे संस्थानों के लिए एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा होना आवश्यक है। यह विधेयक उसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। जब बढ़ती सेवा शर्तों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में स्पष्टता होती है, तब संगठन अधिक प्रभावी ढंग से कार्य
कर सकता है। इससे निर्णय प्रक्रिया भी मजबूत होती है और दृष्टि से ये विधेयक, हर दृष्टि से ये विधेयक केवल प्रशासनिक विषय नहीं है, बल्कि राष्ट्र सुरक्षा संस्थानों का मजबूत करने का प्रयास है। मुझे आसन से ये निवेदन है कि मुझे ये बता दें समय मेरे को कितना मिलेगा, मैं उसी हिसाब से आपके लिए 20 मिनट। मैं इस बात का बड़े आदर से, आप कितनी देर बोलना चाहते हैं? जितने आसन जितने देर के लिए अनुमति प्रदान करें। 20 मिनट आपको 20 मिनट। अध्यक्ष महोदय, किसी भी संगठन की सबसे बड़ी शक्ति उसके मानव संसाधन होते हैं। जब अधिकारियों का ये विश्वास होता है कि उनकी सेवा स्पष्ट, स्थिर और न्याय संगत है, तो उनका मनोबल स्वाभाविक रूप से मजबूत होता है। ये विधेयक सेवा प्रशासन से स्पष्टता लाकर अधिकारियों को ये भरोसा देता है कि उनकी करियर प्रगति और सेवा संरचना का एक व्यवस्थित ढांचे के अंतर्गत संचालित होता है। इससे संगठन में विश्वास, प्रेरणा और स्थिरता बढ़ती है। मैं आदरणीय आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये संपूर्ण सशस्त्र बल की जो मूल इकाई है, वो इस सशस्त्र बल का कांस्टेबलरी है। मैं इस बात का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं कि अगर कांस्टेबलरी का मनोबल ऊंचा है तो कठिन से कठिन परिस्थिति को भी हम पाट सकते। मैं आदरणीय इस बात के लिए राज्य गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आदरणीय, जिस सशस्त्र बल के आप निर्वाचित प्रशासनिक नेता हैं, मैं आपसे एक बात का निवेदन करना चाहता हूं कि जिस सशस्त्र बल की व्यवस्थित ढांचे को संविधान की व्यवस्था के अनुरूप प्रस्तापित कर आपने इस विधेयक के माध्यम से अनुशासन को सुनिश्चित करने का जो कार्य किया है, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं, न किसी पर आक्षेप लगा रहा हूं। आदरणीय, ये कांस्टेबलरी जिसको हम सिपाही के रूप से जानते हैं, जो हमारा निचला प्रशासनिक ढांचा है, ये आपके और हमारे को अलंकरण प्रदान करने का भी एक विषय है। अगर जनप्रतिनिधि के साथ में 5-4 हेड कांस्टेबल सशस्त्र न चले तो रुतबे का पता ही नहीं पड़ता। ये हमारे लिए रुतबे का भी प्रतीक है। राजेंद्र सिंह जी, आप कृपया उनकी बात मत सुने। राव राजेंद्र सिंह जी, आप कृपया चेयर को संबोधित करो और अपनी मैं तो आदरणीय आपको संबोधित कर रहा हूं, ये मुझे क्यों संबोधित करने लग जाते हैं, ये इनसे पूछिए। आप उनका नोटिस मत लीजिए। आई थिंक यू शुड नॉट। आपके हो सकता है कि किसी को व्यक्तिगत सुरक्षा की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कई बार सिर्फ मैं कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं, इसको भी दर्शन के लिए इस कांस्टेबलरी का इस्तेमाल होता है। बिल पे आ जाइए। ये आदरणीय कांस्टेबलरी इस बिल का विषय ही है, लेकिन आप बिल पे आ जाइए। और मैं इसलिए इसका आपके बीच में अभिव्यक्त कर रहा हूं। आदरणीय, कभी आपने इस बात का विचार किया कि कांस्टेबलरी की व्यवस्था के अंदर अनुशासन का अगर अभाव हो जाए तो उनके मनोबल पर क्या असर होता है? इस मनोबल को सुनिश्चित करके और प्रशासनिक दक्षता को निश्चित अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस विधेयक का आना अत्यंत आवश्यक था। राजकीय व्यवस्था के अंदर चाहे राज्य पुलिस व्यवस्था हो और केंद्र सशस्त्र बल हो, जब कभी भी इस प्रकार की स्थितियां आती हैं
इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि हमें राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए सशस्त्र बल की आवश्यकता पड़ती है, तो प्रदेश और राष्ट्र के सशस्त्र बल साथ मिलकर उस स्थिति का सामना करते हैं और सामान्य रूप से वह शांति प्रदान करने की चेष्टा करते हैं। अगर समन्वय का अभाव हो, अगर प्रशासनिक सेवा का व्यक्ति अनुशासित चेन ऑफ कमांड का मुखिया ना हो, तो विरोधाभास होता है। आदरणीय, कल ही यहां इस बात का विवेचन हो रहा था कि कैसे किसी एक प्रदेश में, किसी एक कार्यक्रम में सुरक्षा प्रदान न करने की वजह से वो कार्यक्रम नहीं हुआ। और क्या आपको और हमें ये बात मालूम नहीं है कि जब देश की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी एक प्रदेश में गई तो वहां की व्यवस्था किस प्रकार से थी? इस प्रकार की व्यवस्था को, जो भारत के संघीय ढांचों को के साथ साथ राष्ट्र की संप्रभुता को सुरक्षित रखने की प्रयास करती है, वो विधेयक के माध्यम से ही लाया जा सकता। मुझे ये नहीं मालूम कि बाकी लोगों का विचलित होना इस बात का क्या द्योतक है। मैं आसन से ये भी निवेदन करता हूं। एक तो बैठे बैठे मत बोलिए धर्मेंद्र जी। मैं आसन से ये भी निवेदन करता हूं, अगर आसन ने मुझे समय दिया है बोलने के लिए, तो आसन ये भी सुनिश्चित करे कि बैठे बैठे बोलकर अपनी वरिष्ठता का दुरुपयोग ना करें। मैंने कह दिया, मैंने आग्रह कर दिया। मैं आदरणीय राज्य गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ ऐसी व्यवस्था है जिसके ऊपर आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। हमारे सेना के अंदर जो सैनिक हैं, उनके स्वयं की व्यवस्था के लिए सेंट्रल कैंटीन का एक डिपार्टमेंट है, लेकिन अर्धसैनिक बल जो ये हैं, इनके पास में अपने सामाजिक व्यवस्था के लिए जो कुछ भी और आवश्यकता है, उसमें शायद हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि केंद्र बल के अंदर जो कांस्टेबलरी है, उस कांस्टेबलरी को कम से कम इस बात का आभास हो कि उनका जो सामाजिक दायित्व है, उनका जो परिवार के प्रति दायित्व है, उसको भी हम सुरक्षित रखें, क्योंकि वहां से ही मनोबल का सूत्रपात होता है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस राष्ट्र के हित में इस राष्ट्र की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व ने और गृह मंत्री जी के सशक्त प्रशासन ने सुनिश्चित करने का जो कार्य किया है, उसका साधुवाद भी देता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं और मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं। जय हिंद, जय भारत।